हेलो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट चर्चा कर रहा था एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर में हम देख रहे थे बोर्ड PYQ, अर्थात प्रत्येक चैप्टर के एक साथ नहीं, वो तो पेपर हो गया। हम देख रहे थे कि एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले 2017 से लेके 2024 तक के, उन सभी का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। सॉल्यूशन के साथ हम ये देख रहे हैं कि उस जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के अंदर पूछा गया उसको आंसर कैसे करना है, उसका आंसर करने का तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, क्वेश्चन कितने नंबर का था, ये सभी जो डिटेल्स है उसके बारे में इस चैनल पे चर्चा की जा रही है। और ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो विशेष ध्यान रखें, उनको बोला गया था कि आपको क्या करना है। अरे जो इतने टाइम तक जो ऑफलाइन क्लास चली, उस ऑफलाइन क्लास के अंदर सिर्फ हमने क्या देखा, नोट्स लिखवाए, उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो डाउट्स थे, उनके डाउट सोल्व हुए। अब जो क्लास के अंदर उनको ये मिल रही है यूट्यूब पे, ये सिर्फ क्या है कि उसमें से जो निचोड़ निकल रहा है, अरे लास्ट में क्या निकल रहा है, ये लास्ट में उसका निचोड़ निकल रहा है। और इसको आपको सबको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको नोट करते रहना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। और जो आपके नोट्स के अंदर ये दे रखे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूं ना, ये बाहर से नहीं है, ये आपके बुक के चैप्टरों में से ही है। तो आपको क्या करना है, वहां पर स्टार मार्क करना है। जैसे कोई क्वेश्चन दिखे तुम्हारे को, भाई मान लो मैंने पूछ दिया कि सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, तो आपको क्या करना है, नोट्स में जाना है और नोट्स में जाके सापेक्ष खरपतवार को अंडरलाइन कर देना है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। या वहां पे लगा सकते हो क्योंकि मैंने लिख रखा है, सन लिख रखा है, उसका नंबर लिख रखा है, कितने नंबर का है, कब पूछा गया, ये सब चीजें मेंशन कर रहा हूं। तो आपको क्या है, वहां पर स्टार लगा के लिख देना कि 2017 में पूछा गया था, कि 2018 में पूछा गया था। अब क्या है, क्वेश्चन देखो 2024 का पेपर था वो तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन 2023 से लेकर 2017 तक के क्वेश्चन है ना, वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले पेपर को तो कोई एग्जाम ने रिपीट नहीं करेगा। समझे बात को? तो आज हम चर्चा करते हैं लेके, देखो हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर 4 पे लेके। आज कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक अपनी क्लास आ चुकी है, आपके यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप उनको जाके देखे फिर चैप्टर 4 पे आए। देखो क्रम से चलो, अपने जो भी 15 चैप्टर है सभी का हम सोल्यूशन यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देखते रहिए, तैयारी को और दमदार बनाइए, जोरदार बनाइए, क्योंकि अब क्या गया, एग्जाम पास में आगे तुम्हारे महीने भर का टाइम हो रहा है। अच्छे से पढ़ाई किए, कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो, आपको कमेंट के माध्यम से बताना हमारे को। ठीक है? ठीक है बेटा, आगे देखो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि की फसल में बुआई के कितने दिनों बाद आइसोप्रोटेरोन, आइसोप्रोटेरोन क्या है, ये खरपतवारनाशी है। क्या है? खरपतवारनाशी, उसका प्रयोग करना चाहिए। और वो पूछ रहा है कि कब करना चाहिए। तो देखो आइसोप्रोटेरोन क्या है, ये बेटा खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी। और ये क्या पूछ रहा है कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। इसका गेहूं की फसल में कब किया जाता है इसका प्रयोग? इसका प्रयोग किया जाता है बेटा कब? इसका प्रयोग किया जाता है पहले कौन सी फसलों में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है गेहूं वाली फसलों में, या गेहूं के अंदर, गेहूं के अंदर। और अगर कुल लिखना चाहो तो इसका एक कुल होता है, क्योंकि घासीय कुल कौन सा होता है बेटा? घासीय कुल, घासीय खरपतवारों में। किसमें प्रयोग किया जाता है? गेहूं के अंदर किया जाता है। और किसमें किया जाता है? घासीय खरपतवारों में किया जाता है। अब ये क्या पूछ रहा है, इसका प्रयोग कब करना चाहिए? अरे मेरे राजा, अरे इसका पता होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हर बार क्वेश्चन, हर बार अलग अलग खरपतवार का पूछा गया है। इस बार किसका पूछ लिया? आइसोप्रोटेरोन का, पेंडेमिथालिन का पूछा गया है। और किसका पूछा गया? आइसोप्रोटेरोन का पूछा गया है, फ्लूक्लोरिलीन का पूछा गया है। इनका अंकुरण का समय ध्यान रखना है। और आइसोप्रोटेरोन का प्रयोग किया जाता है बुआई के 30 से 35 दिन बाद। कब? बुआई के 30 से 35 दिन बाद। वाह सर वाह, आनंद आ गया। मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आएगा। और वो जो तुम्हारी सारणी दे रखी है, वह जो तुम्हारी सारणी दे रखी है ना, उसको रट लो भाई साहब। उसमें से सिर्फ वो मात्रा याद नहीं करनी है। अरे मात्रा नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है उसमें से कि जिसका अंकुरण का जो अपने खरपतवारनाशी है ना, इसका प्रयोग कब करेंगे? अंकुरण से पूर्व करेंगे, अंकुरण के बाद करेंगे, या कब करेंगे? बुआई से पूर्व करेंगे। तो ठीक है सर, आपने क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन क्या था? गेहूं की फसल में बुआई के कितने दिनों बाद आइसोप्रोटेरोन खरपतवारनाशी का योग किया जाता है। और वो किया जाता है बेटा बुआई के 30 से 35 दिन बाद। ये किसमें किया जाता है? ये किया जाता है गेहूं सा और खरपतवारों के अंदर। ठीक है, आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खरपतवार द्वारा होने वाली किन्हीं 6 हानियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, और क्या पूछा गया? क्या करना है? वर्णन करना है। देखो इसमें से क्या है, प्रथम पॉइंट क्या कह रहा है? फसल उत्पादन पर प्रभाव। खरपतवार फसल प्रतियोगिता में अधिकांश खरपतवार फसलों की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर लेते हैं, उपज में भारी कमी आती है। बिल्कुल, खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वो होते हैं जो अनचाहे स्थान पर अन्न बिना उगाए उग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या करेंगे? फसल को हानि पहुंचाएंगे। और कैसे पहुंचाएंगे? उनके क्या करेंगे? प्रकाश को वो अवशोषित कर लेंगे, पोषक तत्वों को वो अवशोषित कर लेंगे, और जल को वो अवशोषित कर लेंगे, और फसल को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो खरपतवार क्या करते हैं? फसल को हानि पहुंचाते हैं। सरसों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से, अब सरसों के अंदर मानो सरसों की कोई
खेत के अंदर फसल लगा रखी है, उसके अंदर क्या हुआ, सत्यानाशी का प्रकोप हो गया। अब सत्यानाशी के बीज और सरसों के बीज लमसम समान होते हैं भाई साहब, कोई डिफरेंस कर सकते हैं नहीं तो हर प्रत्येक जो आदमी है ना वो इसको डिफरेंस नहीं कर सकता। तो क्या है, जैसे मान लो बीज मिक्स हो गए तो उनसे एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? उनसे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉपसी रोग। कौन सा रोग होता है? ड्रॉपसी रोग, ड्रॉपसी रोग। ठीक है, आगे देखो ये रहा, ये लिखा हुआ ड्रॉपसी नामक रोग। पशुधन उत्पादों की मात्रा अब देखो पशुधन में गुणवत्ता में कैसी कमी आएगी। मान लो कोई खरपतवार है, अभी अपने गांव में पशु होते हैं ना, पशु किस पे डिपेंड रहते हैं बेटा? एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर में क्या है? चारा उत्पादन है। चारा उत्पादन होगा तो पशु खाएगा। अब पशु क्या करेगा? खरपतवारों का सेवन करेगा तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, दूध में दुर्गंध आएगी। अगर मान लो एक प्याजी खरपतवार आता है, प्याजी खरपतवार को अगर मान लो पशु ने खा लिया तो उससे क्या होगा? उसके दूध में कैसी दुर्गंध आने लग जाएगी। तो क्या है? पशुधन उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता में क्या होती है? कमी होती है। दूसरा क्या है? मृदा नमी में कमी। क्या करेंगे खरपतवार? क्या करेंगे? जो फसल को नमी चाहिए उस नमी को क्या कर लेंगे? वो खुद ग्रहण कर लेंगे। तो इससे क्या होगी? हानियां होती हैं। और किसको होती है? फसलों को हानियां होती है। अगले क्या है? खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं। हाँ बेटा, खरपतवार क्या करते हैं? कीट व रोगों को शरण देते हैं। जिसे परजीवी खरपतवार होते हैं। परजीवी का मतलब क्या है? जो दूसरों को आश्रय देते हैं। वो कौन से खरपतवार कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे स्ट्राइगा हो गया, ओरोबेंकी हो गया, समझी बात को? ये कौन से खरपतवार है? जो कीटों व रोगों को क्या करते हैं? शरण देते हैं। ठीक है सर, ये किसकी हानि है बेटा? खरपतवार द्वारा कितनी होने वाली? 6 हानियां हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है पूर्ण खरपतवार किसे कहते हैं? अब सब बच्चे को क्या हुआ? अरे बच्चों को देखो इधर, अरे सबसे मुख्य पॉइंट क्या है? सबके मुख्य पॉइंट ये है कि क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण खरपतवार क्या होते हैं। अरे भाई साहब किसी को आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे क्या पढ़ाते हैं? हमारी बुक क्या दे रखी है? निरपेक्ष खरपतवार। क्या दे रखी है? निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार 2 खरपतवार होते हैं। कौन कौन से? सापेक्ष, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? वह खरपतवार जो 1 वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय सभी को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। और अपने कौन से? सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होते हैं जो फसल का जो ऋतु काल का समय रहेगा उसके समान उगते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार। जैसे गेहूं में चने का उगना, वो कौन से खरपतवार है? सापेक्ष खरपतवार। देखो इसकी परिभाषा देखो, पूर्ण खरपतवार को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। क्योंकि कहां में आया? एब्सोल्यूट वीड। क्या बेटा? एब्सोल्यूट वीड। इंग्लिश में तो दे दिया इसने, लेकिन हिंदी में क्या लिख दिया? हिंदी में लिख दिया बेटा पूर्ण खरपतवार। और पूर्ण खरपतवार लिखते बच्चों के पूर्ण बिंदु लग गया भाई साहब, समझी बात को? तो देखो आगे क्या है? पूर्ण खरपतवार किसे कहते हैं? निरपेक्ष। और देखो इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत कौन से खरपतवार आते हैं? वो सभी खरपतवार जो क्या करते हैं? उपज को कम कर देते हैं। और कौन से आएंगे? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बड़े सभी प्रकार खरपतवार सब मिलते हैं, जैसे करसन नील, मोता, हिरणपुरी और गाजर घास। समझिए बेटा बात को? कितने खरपतवार होते हैं? निरपेक्ष और सापेक्ष 2 प्रकार के होते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? इसमें सभी वर्ग के खरपतवार आते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, जो फसल की उपज को प्रभावित करते हैं। और सापेक्ष का मतलब क्या है? जो उसकी ऋतु काल का समय रहेगा उसके सापेक्ष उगेंगे, वो कौन से कहलाएंगे? सापेक्ष खरपतवार। ओके सर, यहां तक डन डन डना डन। ओके सर, आगे लो, आगे देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट किसे पूछ रहा है? खरपतवार दोनों किन्हीं 4 हानियों का वर्णन कीजिए। मैंने बता दिया अभी क्या करते हैं। अरे मैंने बताया था ना अभी, हानियां किस प्रकार करते हैं? पोषक तत्व व जल के लिए, पोषक तत्व व जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा नमी, कीट व रोगों को शरण। ये तो मैं लिख रहा हूं। अरे मैंने पिछली वाली स्लाइड बताई थी ना अभी, उसमें करवा दिया। ये तो तुम्हारे मेन पॉइंट लिख रहा हूं कि क्या क्या प्रभावित करते हैं। कितने पूछ रहा है? ये 4 पूछ रहा है। क्या करेंगे खरपतवार? जल को की कंपैरिजन में ग्रहण करेंगे। और सेकंड क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश आएगा ना तो सबसे ज्यादा अवशोषित कौन करेगा? सबसे ज्यादा अवशोषित करेंगे खरपतवार। कौन करेंगे बेटा? खरपतवार। और उसके कंपैरिजन में कौन करेगी? फसल। आगे देखो, आगे क्या? मृदा नमी। जो मृदा के अंदर नमी रहेगी उसको कौन अवशोषित कर लेंगे? खरपतवार अवशोषित कर लेंगे। और फसल को क्या मिलेगी? कम नमी मिल पाएगी। आगे क्या है? कीट व रोगों का शरण। कीट व रोगों क्या करते हैं? ये शरण देते हैं। और कौन करते हैं? खरपतवार शरण देते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है खरपतवारों को गुणन के लिए 3 विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखो खरपतवारों का जो माध्यम है, बीज का जो एक जगह से दूसरे जगह का माध्यम है 2, किसके द्वारा जाएंगे? बीज द्वारा। और किसके द्वारा? वानस्पतिक भागों के द्वारा। किसके जाएंगे बेटा? बीज द्वारा हुए वानस्पतिक भागों के द्वारा। बीज द्वारा अनेक एक द्विवर्षीय खरपतवार जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि के उपरांत प्रजननीय प्रावस्था में जाकर बीज का निर्माण करते हैं। यह बीजोत्पादन अल्प से लेकर प्रचुर मात्रा में होता है। समझी बात को? किसके द्वारा होगा? बीज व वानस्पतिक भागों के द्वारा। अब वानस्पतिक भाग द्वारा खरपतवारों का वानस्पतिक गुणन तनिया, जड़ों के अंश, टुकड़ों या
अनेक विशिष्ट रूपांतरों से होता है। जो वानस्पतिक भागों का जो प्रसार होगा ना बेटा, वो उसके जो भाग है जैसे जड़, तना, सलकंद, ऑफशूट सबके द्वारा होगा। तो देखो इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रकंद, जड़ सकंद, ऊपरी बूस्तारी, अंतर बूस्तारी, बूस्तारिका, कंद सल्क, कंद और जड़ के द्वारा क्या होगा, वानस्पतिक भागों में क्या होगा, गुणन होगा। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या बोलते हैं, गुणन। और किसके माध्यम से जाएंगे, दो माध्यम है, किसके द्वारा, बीज द्वारा व वानस्पतिक भाग के द्वारा। क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। आगे देखो 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि मूंगफली की फसल में बुआई के कितने दिनों बाद पेंडिमिथालिन खरपतवारनाशी के प्रयोग का सुझाव देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कौन से खरपतवार का बेटा, पेंडिमिथालिन का। कौन से खरपतवार का, पेंडिमिथालिन का। और पेंडिमिथालिन का प्रयोग किसमें किया जाता है, देखो पेंडिमिथालिन एक खरपतवार है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तिलहन में, दलहन में, मसाले वाली में, फसलों में, और किसमें किया जाता है, कपास में। ये तो क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। और पेंडिमिथालिन के बारे में क्या लिखना है, किसका प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है बेटा अंकुरण से पूर्व। कब किया जाता है, अंकुरण से पूर्व या बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व, ठीक है। कब करेंगे इसका प्रयोग, बुआई से पूर्व। और प्रयोग किसमें लिया जाता है, तिलहन, मसाले वाली में, फसलों में और कपास में। और पूछ किसके लिए रहा है, मूंगफली के लिए। समझे बात को, मूंगफली की फसल के लिए। और मूंगफली का देखो यहां पर लिख लो वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। और वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका, अरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है बेटा, अरेकिस अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। समझ आई बेटा बात यहां तक। अरे यहां तक समझ में आई क्या राजा, हाँ सर यहां तक समझ में आ रही है। आगे बताओ आप, तो आगे बताओ, और आगे बताओ हमारे को। देखो अरेकिस हाइपोजिया। अब आगे लिखो, तुम्हारे आगे क्या लिखोगे सर, इसमें जो तुम्हारे दे रखा था ना, अरे इसमें जो तुम्हारे पहले बता रखा था मैंने, किसका वानस्पतिक नाम हो गया। इसमें एक रोग होता है, इसमें कौन सा रोग होता है, अरे मूंगफली के अंदर एक रोग होता है, और वो तुम्हारे को बताना है कि कौन सा रोग होता है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ सर। आपने बता रहे थे मूंगफली, मूंगफली के अंदर क्या होता है, मूंगफली के अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं पॉपिंग। क्या बोलते हैं मेरे राजा, पॉपिंग। और पॉपिंग के अंदर क्या रहेगा, पॉपिंग के अंदर ये रहता है कि पॉपिंग के अंदर क्या होगा, जैसे कोई मूंगफली है और मूंगफली में दानों का नहीं बनना, वो क्या कहलाता है, पॉपिंग। और पॉपिंग किसकी कमी से होती है, पॉपिंग होती है बेटा कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से, ठीक है। और ये क्या हुआ, पेंडिमिथालिन का प्रयोग किया जाता है अंकुरण से पूर्व। कब किया जाता है, अंकुरण से पूर्व, सॉरी अंकुरण से पूर्व लिखना बेटा। क्या लिखोगे, अंकुरण से पूर्व, बुआई से पूर्व नहीं। बुआई तो कर दी लेकिन क्या नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। तो कब करेंगे, अंकुरण से पूर्व लिखो, अंकुरण से पूर्व। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि पूर्ण खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड व संबंधित खरपतवार, रिलेटेड व्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो प्रकार के खरपतवार मैंने बताया था, निरपेक्ष और सापेक्ष, दोनों में अंतर लिखना है। देखो अंतर के लिए लिखने के लिए क्या करना चाहिए, तुमको सार नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों की परिभाषा लेके आया हूं, दोनों के उदाहरण लेके आया हूं। देखो निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वह सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय। तो तीनों वर्ग के खरपतवार आते हैं इसके अंदर, है ना। और इसमें उदाहरण क्या है, करसनील, मोता, हिरणकुरी, गाजर घास। और सेकंड क्या है, सेकंड है सापेक्ष। और सापेक्ष खरपतवार में क्या होता है, इस वर्ग के अंदर फसलों के वे पौधे आते हैं जिन्हें किसान खेत में क्या करता है, बुआई नहीं करता, सोते ही जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। देखो बुआई तो इनकी भी नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये फसल की उपज को प्रभावित करते हैं। और ये कौन से खरपतवार कहलाते हैं, जिनमें किसान खेत में बुआई नहीं करता, स्वतः ही उग जाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चने का उगना, ये कौन से खरपतवार है, सापेक्ष खरपतवार है। सापेक्ष खरपतवार के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये खरपतवार वह होंगे जो किसी अन्य किस्म, अन्य जो फसल है उनके बीज होंगे, वो कौन से कहलाएंगे, सापेक्ष खरपतवार। देखो इसमें मटर का पौधा उग जाना, आगे क्या है, इसे कौन सा कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, ये तो कौन से थे, सापेक्ष, और दूसरा कौन सा था, निरपेक्ष। दोनों के समझ में आए। अरे आगे आएगी परिभाषा, हर बार क्वेश्चन पूछा गया तो कब तक 2018 का पेपर में। आगे देखो निरपेक्ष का तो मतलब क्या हो गया, समझ में आए नहीं, यही समझ लो बात को। आगे तुम्हारी क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा एक साथ ही। देखो निरपेक्ष का मतलब क्या है, इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो क्या करते हैं, उपज को कम कर देते हैं। और इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय,
सभी प्रकार के खरपतवार सम्मिलित है। जैसे कौन कौन से उदाहरण विधान रखना चाहो पूछ ले। निरपेक्ष खरपतवार के उदाहरण लिख ले, करसन नील, मोता, हिरणपुरी, ये किस खरपतवार है? निरपेक्ष के। सापेक्ष मतलब खरपतवार है इस वर्ग में फसलों के समान, यानी कि जैसे मान लो कोई गेहूं का खेत उगा रखा है, उसमें चने का पौधा उग गया, तो वो कौन से खरपतवार कहलाएंगे? सापेक्ष खरपतवार कहलाएंगे। ये उदाहरण के अंदर रखना है, गेहूं के खेत में चने। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है खरपतवार की रोकथाम के किच्छा यांत्रिक विधियों का वर्णन कीजिए। अब यांत्रिक विधियां, भौतिक विधियां, विधियां, ये सबको याद होनी चाहिए भाई साहब, यानी कि सबके पॉइंट मुख्य हैं। और इस बार जो 2024 का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर भी ये पूछा गया था। रासायनिक विधियां पूछ चुका है, यांत्रिक पूछ चुका है, भौतिक विधियों के बारे में जानना है आपको। तो देखो फर्स्ट कौन सी? हाथ से उखाड़ना। ये कौन सी विधि है? यानी कि ये यांत्रिक विधि है। क्यों? क्योंकि हाथ से उखाड़ने के लिए मान लो कोई छोटा क्षेत्र है, जहां पर मान लो आधा बीघा है, 2-3 क्यारे लगा रखी है तुम लोगों ने फसल, तो उसके अंदर खरपतवार का प्रयोग हो गया, तो तुम क्या करोगे? हाथों से उखाड़ लोगे। तो इस हाथ से उखाड़ने का मतलब क्या है कि जहां पर छोटे क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? हाथ से उखाड़ना। देखो लिखना कैसे? छोटे क्षेत्र पर खरपतवारों को नष्ट करने की ये उत्तम विधि है। समझे बात को? मान लो कोई छोटा क्षेत्र है, वहां थोड़ी तुम प्रयोग करोगे कि मशीन लाके उखाड़ रहे हो या मजदूर लगा रहे हो, तो अपने क्या करेंगे? स्वयं कर लेंगे। देखो इस विधि में लगता है, हाँ क्यों लगेगा? क्योंकि अपने एक एक खरपतवार को उखाड़ेंगे तो क्या करेंगे? अधिक समय लगेगा। यह विधि अधिक घने पौधे तथा नर्सरी आदि खरपतवारों के निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कहां बेटा? जहां पर नर्सरी वाले क्षेत्र है। नर्सरी के अंदर क्या होता है? कम क्षेत्र होता है, और कम क्षेत्र के अंदर मजदूर भी नहीं लगा सकते, तो क्या करते हैं? स्वयं क्या करते हैं? उसको उखाड़ कर तार फेंक देते हैं। समझे बात को? देखो दूसरा निराई करना। विधि में निराई का मतलब क्या है कि खुरपी होती है ना, खुरपी के माध्यम से क्या करेंगे? खरपतवारों को निकालेंगे। वो कौन सी विधि कहलाएगी? निराई करना। देखो इस विधि में खुरपी से खरपतवार की कोई निराई की जाती है। इस छोटे क्षेत्र में, गृह वाटिका जैसे छोटे खेतों में खरपतवारों को निकालने के लिए विशेष निराई भी देखो पूरे खेत में नहीं कर सकते। अब मान लो किसी के 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत में थोड़ी निराई कर सकते हैं, यानी कि छोटे क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए कौन सी विधि ली जाती है? निराई करना। अगला क्या है? गुड़ाई करना। इस विधि में कुदाली, फावड़ा, हैंड हो तथा बेलों द्वारा ट्रेडिशनल हेयर हो या कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया से अधिकतर 1 वर्षीय खरपतवार भी कर सकते हैं, आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं पुनः, परंतु पुनः उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि खरपतवार का प्रयोग क्या रहेगा? इतना नहीं कर सकते जितना केमिकल के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि केमिकल का एक बार प्रयोग करने पर खरपतवार पुनः वो नहीं हो पाते हैं, पुनः उनका जो प्रजनन नहीं हो पाता है। और अपने क्या करेंगे? यांत्रिक विधि से करेंगे ना, तब उसका क्या करेगा? पुनः वापस क्या हो जाएगा? प्रजनन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तुम्हारे कसन क्रियाएं क्या है? सभी प्रकार के खरपतवारों को कसन द्वारा काफी हद तक नष्ट किया जा सकता है। कसन क्रियाओं का मतलब समझ गए? जो खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाएगी वो कौन सी क्रियाएं कहलाती है? कसन क्रियाएं। कसन क्रिया मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करना होता है। समझी बात को? ये सभी जो क्रियाएं कर रहे थे, कौन किसको नष्ट कर रहे थे? खरपतवारों को नष्ट कर रहे थे। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? जलाना। जलाना में क्या होती है? ये बंजर भूमि होती है, जिसे मान लो कोई क्षेत्र है, अरे आपने देखा होगा, जैसे मान लो अपनी सबसे उदाहरण अपनी जो सरकारी स्कूल होती है ना, सरकारी स्कूल के अंदर जो उगी रहती है गाजर घास, अब वहां पर थोड़ी तुम कुदाली लेके प्रयोग करोगे। वहां पर क्या करोगे? एक साथ ही मान लो पूरे खेत के अंदर किसका प्रयोग हो गया? गाजर घास का। अरे जो बंजर भूमि होती है, जो खेत का प्रयोग नहीं लिया जाता है, जहां फसल उत्पादन नहीं लिया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है? खरपतवारों का प्रकोप हो जाता है। उसके लिए क्या करोगे? पूरे खेत के अंदर तुम क्या कर दोगे? उसके जला के राख कर दोगे। वो कौन सी कहलाएगी? नियंत्रण जलाना। देखो पलवार का उद्देश्य क्या होता है? पलवार उद्देश्य कि भूमि का जो ऊपर का तल है ना, उसको ढक दिया जाता है। किसके माध्यम से? मल्च के माध्यम से। समझे बात को? एक पन्नी लाए, उससे ढक दिया, उससे क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो ऊपर 42 है तो नीचे कितना हो जाएगा? 44। मल्च कितना डिग्री इंक्रीज करती है? मल्च हमेशा कितना डिग्री इंक्रीज करती है? 2 डिग्री। कितना करती है बेटा? 2 डिग्री। उससे क्या होगा? उससे जो खरपतवारों का बीज गुणन होने वाला है ना, वो गुणन नहीं हो पाएगा, और अंदर जो कीट व रोग है उन सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट पूछ रहा है कि मक्का की फसल में बुआई के कितने दिन बाद एट्राजिन कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है? एट्राजिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है मक्का और गन्ना में। मक्का और किसमें किया जाता है? गन्ना में। किसका प्रयोग? एट्राजिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? मक्का और गन्ना के अंदर। देखो और क्या इसका प्रयोग कब करेंगे? पूछ ये रहा है कि बुआई के समय करते हैं, बुआई के बाद करते हैं, अंकुरण से पूर्व करते हैं, ये कब करते हैं प्रयोग? तो देखो इसका प्रयोग किया जाता है बेटा अंकुरण से पूर्व। कब किया जाता है? अंकुरण से पूर्व। बुआई के बाद तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? अंकुरण नहीं होने से पहले, तो अंकुरण से पूर्व। ये ध्यान रखना है। बता रहा हूं, एक सारणी दे रखी है वाले चैप्टर में पे, उस सारणी के अंदर तुम्हारे को सिर्फ क्या नोट करना है? उसमें जो मुख्य खरपतवारनाशी है उनका प्रयोग का ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग कब किया जाता है। उनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। आधा नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसमें तुम्हारे को ना रहता है। देखो आगे
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जैविक खरपतवार नियंत्रण क्या है। जैविक खरपतवार नियंत्रण है, जैविक खरपतवार नियंत्रण का मतलब यह है किसी जीव के द्वारा या किसी कीट के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करना। उसमें किसी भी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वह कौन सा नियंत्रण कहलाएगा, जैविक नियंत्रण कहलाएगा। देखो इसके अंदर जैविक नियंत्रण, जैव नियंत्रण परजीवियों, परभक्षियों तथा रोगाणुओं की वह क्रिया है जो दूसरे जीवों की संख्या या घनत्व को उस औसत तक कम कर देती है जो उनको उपस्थिति में रहता है। अर्थात किसी भी परभक्षियों के द्वारा या जीवों के द्वारा या कीटों के द्वारा क्या करना, खरपतवारों को नियंत्रण करना। आगे देखो, इस प्रकार खरपतवारों की जैव नियंत्रण का उद्देश्य खरपतवारों की संख्या को परजीवियों की सहायता से इस सीमा तक कम करना जिससे उनसे होने वाली हानि को रोका जा सके। वो क्या कहलाता है, जैविक नियंत्रण कहलाता है। जैविक नियंत्रण का मतलब यही है कि खरपतवारों का नियंत्रण करना और इस हद तक करना कि जिससे खरपतवार क्या नहीं करे, फसल को हानि नहीं पहुंचाए। वो क्या कहलाएगा, उसका जैविक नियंत्रण कहलाएगा। आगे देखो क्या कहलाएगा, जैविक नियंत्रण। अतः किसके माध्यम से, तुम कीटों के माध्यम से कर सकते हो, किसके माध्यम से कर सकते हो, परभक्षियों के माध्यम से कर सकते हो। मुझे क्या कहलाएगा, उसका जैविक नियंत्रण। अगर तुम करना चाहो तो किसके माध्यम से कर सकते हो, परजीवियों के माध्यम से। ये क्या कहलाएगा, उसका जैविक नियंत्रण कहलाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है खरपतवार नाशी रसायन से क्या अभिप्राय है। खरपतवार नाशी रसायन को क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड या क्या बोलते हैं, शाकनाशी। क्या बोलते हैं, शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब क्या होता है, इसका क्या अभिप्राय, इससे अभिप्राय है कि वह रसायन या केमिकल जिसका प्रयोग किसमें लिया जाता है, खरपतवारों को नष्ट करने में। वो क्या कहलाएंगे, खरपतवार नाशी कहलाते हैं। देखो यहां लिख लो, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है वह खरपतवारनाशी नियंत्रण कहलाता है। समझी बात को, ये किसका नियंत्रण है, खरपतवारनाशी नियंत्रण। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के कोई 4 लाभ लिखिए। जो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करोगे उसके क्या क्या लाभ रहेंगे। देखो फर्स्ट तो क्या रहेगा, बहुत सारी फसलों में क्या होता है, जैसे नकलची खरपतवार पाए जाते हैं। नकलची खरपतवार का मतलब क्या होता है, वह खरपतवार जो क्या अपनी बाह्य आकार की किसी फसल के समान रखते हैं, वो कौन से खरपतवार कहलाते हैं, नकलची खरपतवार। जैसे गेहूं में गेहूं का होना, कौन से खरपतवार है, नकलची खरपतवार। नियंत्रण कैसे करेंगे, जैसे गेहूं में गेहूं हो गया, धान में जंगली धान हो गया। इनको नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती है, रासायनिक विधि। क्योंकि बेटा हम पहचान नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकता है, केमिकल पहचान सकता है उन चीजों को। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझे है, ठीक है सर आगे बताओ। सेकंड, शाकनाशी प्रयोग से बहुवर्षीय काष्ठ खरपतवारों को सरलता से नष्ट है। क्या होता है, अरे जो अपने प्रयोग करेंगे ना जैविक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, उनसे क्या होगा, जो बहुवर्षीय खरपतवार है ना उनका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। जबकि रासायनिक खरपतवार से क्या कर सकते हैं, उनका भी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। आगे देखो, जिन क्षेत्रों में या मृदा में कटाव की समस्या अधिक हो वहां रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण सब प्रभावशाली हो रहेगा। अगर मान लो जहां पर क्या होता है, जल क्षरण अधिक होता है, मृदा क्षरण अधिक होता है, वायु क्षरण अधिक होता है, उस क्षेत्र के अंदर क्या जाके तुम किसका प्रयोग कर रहे हो, अगर बहुत क्रियाएं अपना रहे हो, भौतिक क्रियाएं अपना रहे हो, तो क्या होगा, मृदा का खोखलापन बढ़ जाएगा। और खोखलापन बढ़ने से क्या होगा, वहां की जो वायु चलेगी या जल होगा उसके द्वारा क्या होगा, क्षरण अधिक होगा। और वहीं पर केमिकल का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का मृदा क्षरण और जल क्षरण नहीं होगा। ठीक है बेटा, देखो अगला, यंत्रों द्वारा खरपतवार नियंत्रण पर कतारों, जबकि रासायनिक विधि का प्रयोग छिड़काव विधि से ढंग से बुआई गई फसलों पर भी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि मान लो यंत्रों द्वारा तुम खरपतवार नियंत्रण कर रहे हो, तो यंत्रों द्वारा खरपतवार नियंत्रण करोगे तब तो क्या करोगे, तुमको फसल को एक निश्चित दिशा के अंदर, निश्चित आकार के अंदर बोना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या कर रहे हो, तुम इसी विधि का अंदर रासायनिक विधि का प्रयोग कर रहे हो, तो रासायनिक विधि के अंदर कोई भी यंत्र का वो मनी नहीं चाहिए, कोई भी आकार नहीं चाहिए। मान लो क्यारी विधि से बो रहे हो, अरे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि मान लो खेत के अंदर तुम किसका विधि का प्रयोग किया, क्यारी विधि का। किसका प्रयोग किया, क्यारी विधि का। अब क्यारी विधि का प्रयोग किया ना, तो तुम क्या करोगे, उसके अंदर यंत्र चलाओगे। तो यंत्र चलाओगे ना, तो मान लो फसल निश्चित आकार में होगी, तब जाके
किसका प्रयोग करोगे तुम, यंत्रों का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर क्या नहीं रहेगी, अगर मान लो अगर निश्चित आकार नहीं रहा तो वहां पर कौन से खरपतवार का प्रयोग करोगे, तो वहां पर करोगे रासायनिक खरपतवारों का। क्या करोगे, रासायनिक का। समझ में बात, हाँ सर समझ में आई। क्या समझ में आई कि मान लो किसी भी खेत के अंदर तुमको प्रयोग करना है, तो मान लो अगर किसी निश्चित आकार के अंदर बोया गया है तब उन किसका प्रयोग कर सकते हैं, यंत्रों का। लेकिन अगर निश्चित आकार नहीं है तब कौन से रसायनों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक रसायनों का। आगे देखो नेक्स्ट बोल रहा है खरपतवार किसे कहते हैं, वो बता चुका हूं पहले, किसे कहते हैं। सापेक्ष खरपतवार का मतलब ये होता है कि किसी फसल के साथ स्वतः उग जाते हैं और फसल को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं में गेहूं सा, एक उदाहरण लिखना यहाँ पर, परिभाषा बता चुका हूं, सिर्फ उदाहरण लिखना है। उदाहरण के अंदर क्या लिखोगे, गेहूं में नहीं, गेहूं में गेहूं सा नहीं बेटा, देखो उदाहरण के अंदर क्या आएगा, उदाहरण के अंदर आएगा कि गेहूं में चना व सरसों का उग जाना। ये कौन से खरपतवार कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार मतलब क्या होता है, वह फसल जो फसल के साथ सोते उग जाते हैं और फसल को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, कौन से खरपतवार कहलाते हैं, सापेक्ष खरपतवार। और दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक तो होता है बेटा संपर्क और एक होता है स्थानांतरित। संपर्क का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो संपर्क का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के साधन पौधे के उसी भाग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं जो किसमें प्रयोग किया जाता है, दोनों की परिभाषा पढ़ो, उसके बाद में क्या करेंगे, उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। पहले परिभाषा पढ़ो दोनों की, दोनों की परिभाषा समझ में आ रही क्या, अरे दिख रही क्या इधर बोर्ड पे, देखो दोनों की परिभाषा देखो पहले, संपर्क और स्थानांतरित, दोनों की परिभाषा क्या होती है, संपर्क का मतलब क्या होता है और स्थानांतरित का मतलब क्या होता है। हाँ सर बताओ आप, अरे रुको थोड़ा जल पान कर दो, पानी वानी पीने दो, जब तक इसको पढ़ो तुम दोनों। संपर्क और स्थानांतरित, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, दोनों के उदाहरण लिखेंगे और दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड हर्बिसाइड, जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी में अंतर क्या लिखे। संपर्क शाकनाशी का मतलब क्या है, संपर्क शाकनाशी का मतलब है, शाकनाशी का मतलब क्या होता है, शाकनाशी का मतलब होता है कि किसी भी खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जो रासायनिक केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, शाकनाशी कहलाते हैं। अब संपर्क का मतलब क्या है कि किसी फसल पर तुम लोग किसका नियंत्रण कर रहे हो, खरपतवार का। अगर तुम लोगों ने किसी रसायन का प्रयोग किया और वो जिसके लीफ पे प्रयोग किया तो लीफ पे रह रहा है, वो तो कौन से कहलाएंगे, संपर्क शाकनाशी। और दूसरा कौन सा है, स्थानांतरित। जैसे तुम लोग खरपतवार खेत के अंदर क्या डाल रहे हो, केमिकल, केमिकल डालने पर पत्ती पे डाला तो उसका प्रयोग जड़ पर भी हो रहा है, तो कौन से कहलाएंगे, स्थानांतरित शाकनाशी। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। संपर्क शाकनाशी के उदाहरण क्या है, पैराक्वाट, ट्राइक्वाट। और स्थानांतरित का मतलब क्या है, 2,4-D आइसोप्रोटेनॉल और ग्लाइफोसेट। देखो यहाँ पर, अरे यार इधर देखो यार, एक तो कौन सा होता है संपर्क, दूसरा क्या होता है स्थानांतरित, स्थानांतरित। देखो अब दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट क्या है, जहां प्रयोग करेंगे वही प्रभाव रहेगा। और इसके अंदर क्या है, प्रयोग करने पर पूरे पौधे पर प्रभाव। समझ में है, वो कौन सा कहलाएगा, स्थानांतरित शाकनाशी। और इनका उदाहरण क्या है, इनका उदाहरण में क्या ध्यान रखना है, इसका उदाहरण के अंदर ध्यान रखना है, इसका उदाहरण क्या है, संपर्क का। इसका होता है पैराक्वाट और डाइक्वाट। और इसका उदाहरण क्या होता है, इसका होता है 2,4-D और क्या होता है आइसोप्रोटेरॉन, आइसोप्रोटेरॉन। और एक और क्या है ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट।
समझ में आई बात? ये कौन से हैं? संपर्क और स्थानांतरित। दोनों क्लियर हुए? क्या पूछ रहा था? अंतर पूछ रहा था, और दोनों की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्या है? कोई नकलची खरपतवार। कोई नकलची खरपतवार का एक उदाहरण लिखिए। नकलची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब जानते हो ना, जैसे किसी की नकल निकालना, वो क्या कहलाता है? नकलची खरपतवार। अब नकलची खरपतवार का मतलब क्या है कि मान लो कोई खरपतवार है जो उसकी समान नकल निकालेगा, कि मान लो खेत के अंदर उगाओ तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये फसल है या खरपतवार, तो कौन से कहलाएंगे? नकलची खरपतवार। इसका प्रथम उदाहरण क्या है? प्रथम तो ये कि गेहूं में गेहूंसा का उगना, गेहूं में गेहूंसा खरपतवार का प्रयोग, गेहूंसा खरपतवार का प्रयोग। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि धान में जो धान होता है ना अपने और जैसे टाइप, उसमें क्या रहेगा? जंगली धान का प्रयोग। धान में जंगली धान का उगना। ये कौन से कहलाएंगे? ये कहलाएंगे नकलची खरपतवार, जिनको क्या बोलते हैं? मिमिक्री वीड्स। मिमिक्री खरपतवार। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि कोई 4 शाकनाशियों के नाम लिखिए। अब शाकनाशी कौन कितने होते हैं? देखो 4 शाकनाशियों के नाम पूछ रहा है, सिर्फ किसके नहीं पूछ, वर्णनात्मक लिखना है या अवर्णनात्मक लिखना है, ये कोई मुख्य पॉइंट नहीं है, तुम शाकनाशियों का नाम लिखो। देखो फर्स्ट होता है कौन सा? आइसोप्रोटेरॉन। आइसोप्रोटेरॉन। सेकंड क्या पूछ रहा है? पैराक्वाट। एक क्या होता है? डाइक्वाट। और कौन सा होता है? ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट। ये क्या है? ये बेटा 4 शाकनाशियों के नाम लिखना है। अरे कितने कितने नंबर के थे? आधा नंबर का पूरा क्वेश्चन था। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? परजीवी खरपतवारों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। परजीवी खरपतवार का मतलब क्या है? परजीवी खरपतवार का मतलब होता है कि किसी भी रोग या कीटों का किस पे शरण होना? अन्य खरपतवारों पे शरण देना, वो क्या कहलाता है? परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार का उदाहरण क्या है? कि रिजगे का जो पौधा होता है, क्या रिजगे के, अमरबेल का, तंबाकू पर, ओरोबेंकी बाजरा में स्टाइगा। क्या होता है? रिजगे पर किसका प्रयोग रहेगा? अमरबेल का। अमरबेल एक खरपतवार है जो किस पे प्रयोग करती है? अमरबेल पर। और क्या है? तंबाकू पर किसका प्रयोग रहेगा? ओरोबेंकी का। और बाजरा पे किसका रहेगा? स्टाइगा का। ये क्या है? ये परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवारों का मतलब क्या होता है? परजीवी खरपतवारों का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ये शरण करेंगे। परजीवी, देखो परजीवी खरपतवार के अंदर क्या देख रहे थे हम? उसके उदाहरण के अंदर क्या था? रिजके पर किसका प्रयोग होगा? अमरबेल का। और दूसरा क्या था? तंबाकू पर किसका प्रयोग होगा? ओरोबेंकी का। और क्या है? बाजरे में स्ट्राइगा का। समझ में यहाँ तक बात को? ये कौन से खरपतवार है? परजीवी खरपतवार। क्या पूछ रहा है? इसके उदाहरण। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो वर्णात्मक क्या होते हैं और अवर्णात्मक क्या होते हैं? वर्णात्मक का मतलब क्या होता है? वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधों को नहीं नष्ट करते हैं, वो तो कौन से कहलाते हैं? वर्णात्मक शाकनाशी। और वह खरपतवार नाशी जो सभी को नष्ट करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी किसका प्रयोग होता है? 2,4-D का प्रयोग। और अवर्णात्मक शाकनाशी में किसका प्रयोग होता है? पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट का प्रयोग। और देखो यहाँ पर देखो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रथम क्या होता है? वर्णात्मक। वर्णात्मक। और इधर क्या लिख रहा हूं मैं? अवर्णात्मक। अवर्णात्मक का मतलब है कि जाति विशेष नष्ट करेंगे। जाति विशेष के पौधों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। वो तो कौन से कहलाएंगे? वो तो कहलाएंगे बेटा वर्णात्मक। और जो क्या करेंगे? सेकंड क्या? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है जो सभी खरपतवार का नियंत्रण। और वो कौन से कहलाएंगे? अवर्णात्मक शाकनाशी। देखो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है
2,4-D और आइसोप्रोटेरॉन, 2,4-D और आइसोप्रोटेरॉन। और इसका क्या है, इसका उदाहरण क्या आएगा, इसका उदाहरण में आएगा पैराक्वाट और डाइक्वाट, पैराक्वाट और डाइक्वाट। यहां तक समझ आई बात? हाँ सर, क्या पूछ रहा था? यहाँ देखो, यहाँ क्या था, ये इधर देखो, ये तो उधर शॉर्ट लिखा है, ये देखो वे सभी रसायन जो किसमें मारते हैं, जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। इनका फसलों में प्रयोग पर नष्ट करने में किया जाता है, ये 2,4-D प्रयोग। दूसरा क्या है, इनका प्रयोग बंजर भूमि, औद्योगिक परिसरों, सड़क व नहर नष्ट करने में किया जाता है। देखो इसका क्या प्रयोग होगा, अपनी लैंग्वेज में देखो, अपनी लैंग्वेज में क्या है, वर्णनात्मक शाकनाशी का मतलब क्या है, वर्णनात्मक शाकनाशी का मतलब ये है कि तुम लोगों को खरपतवार किसका प्रयोग हुआ और तुम जाति विशेष के पौधों को मार रहे हो, वो तो क्या कहलाएगा, वर्णनात्मक शाकनाशी। तो अवर्णनात्मक का मतलब क्या है, अवर्णनात्मक का मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र के अंदर खरपतवार है उन सभी को नष्ट करना है, तो वो कौन से कहलाएगी, अवर्णनात्मक शाकनाशी। और उनके उदाहरण क्या है, इसका 2,4-D और आइसोप्रोटेरॉन, और इसका क्या है, पैराक्वाट और डाइक्वाट। आगे देखो, देखो खरपतवार नियंत्रण के कोई 3 यांत्रिक उपाय लिखे, और यांत्रिक उपाय क्या है, पिछले वाली स्लाइड में दिखा देता हूं, बैक टू पीछे वाली स्लाइड में क्लियर हो चुका है ये। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार के उदाहरण लिखिए। पूछ रहा था सापेक्ष खरपतवार का मतलब क्या है, क्या होते हैं ये, फसल में स्वतः उग जाते हैं और फसल को हानि पहुंचाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं बेटा, ये तो कहलाते हैं सापेक्ष। और उदाहरण क्या होता है, मैंने उदाहरण में भी बताया था कि जो पिछली वाली स्लाइड थी उसमें बताया गया था कि इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण ये होता है कि जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर किसका उग जाना, चने का उग जाना, वो कौन से खरपतवार कहलाएंगे, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष का मतलब ये है कि कोई ऐसे खरपतवार का प्रयोग किया जाएगा जो उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इसके अंदर क्या है, जैसे गेहूं में चना व सरसों का उग जाना, और ये कौन से खरपतवार है, ये खरपतवार है सापेक्ष खरपतवार। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि मल्च का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है, और किसको प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है, खरपतवार का रोकने के लिए जाता है। मल्च का क्या होता है, मल्च का मतलब ये होता है कि मल्च का मतलब होता है कि किसी भी खरपतवार को नियंत्रण करना है या किसी भी रोग को या कीट को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मल्च का। मल्च का मतलब क्या होता है, बोलते हैं पलवार, क्या बोलते हैं बेटा, पलवार। और पलवार का मतलब क्या होता है, खेत को ढक देना, खेत को ढक देना, और किसके माध्यम से, किसी पॉलीथीन के माध्यम से। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि खरपतवारों को परिभाषित कीजिए, वो इनकी 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। खरपतवार की परिभाषा क्या होती है, खरपतवार का मतलब होता है कि वे पौधे जो अनचाहे स्थान पर बिना उगाए उग जाते हैं क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। उनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता के अंदर प्रथम क्या है कि अन्य किस्म रहेगी ना, मान लो फसल है, उसकी अधिकतम क्या करेंगी, अधिक बीज उत्पादन करते हैं। तो प्रथम पॉइंट क्या है कि बीज उत्पादन का अधिक होना, और किसकी कंपैरिजन टू, फसल के कंपैरिजन में क्या करते हैं, अधिक बीज उत्पादन करते हैं। दूसरी क्या होती है, इनकी जो फसल रहेगी ना, फसल की तुलना में क्या होती है, इनकी अधिक गहरी जड़ी होती है। अब देखो यहां पर क्या है, देखो खरपतवार परिभाषा में क्या लिखोगे, देखो बिना उगाए उग जाना, और ये क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, विशेषता के अंदर 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट लिखने हैं, 2। प्रथम पॉइंट तो क्या रखेंगे, इनकी क्या होती है, अधिक गहरे जड़ें, अधिक गहरी जड़ें। और दूसरा क्या होती है, अधिक बीज उत्पादन, अधिक नमी, पोषक तत्व, और क्या करेंगे, जो सूर्य का प्रकाश आएगा उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो क्या करते हैं, खरपतवार की परिभाषा क्या होती है, खरपतवार की परिभाषा ये होती है, वह पौधे जो बिना उगाए उग जाते हैं क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। उनके विशेषता क्या है, क्या होती है, इनकी अधिक जड़ी होती है, दूसरा क्या है, अधिक और अधिक नमी या सूर्य पोषक तत्व को अधिक करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये करवा चुका हूं कौन सी स्लाइड में बेटा, ये करवा चुका हूं तुम्हारी कौन सी, बैक स्लाइड, बैक स्लाइड, ठीक है, पीछे वाली वीडियो में पीछे वाली स्लाइड में देखना इसका आंसर। और क्या होता है, परिभाषा देखना चाहो तो संपर्क शाकनाशी का मतलब क्या होता है कि किसी भी खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जो रसायनों का प्रयोग करेंगे, अगर रसायनों का प्रयोग करने पर जिस पत्ती पर प्रयोग किया उनका प्रभाव पत्ती पे हो रहा है, वो तो कौन से कहलाएंगे, संपर्क शाकनाशी। और स्थानांतरित का मतलब क्या है कि मान लो पत्ती पर प्रयोग किया उसके पूरे भागों में प्रयोग हो रहा है, वो कौन से कहलाएंगे, स्थानांतरित शाकनाशी। आगे देखो, आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो कब पूछा गया 2024 बोर्ड के अंदर, और क्वेश्चन क्या था कि खरपतवारों के भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। जो अपने बैक वाली स्लाइड थी उसमें ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के शाकनाशी के उनके गुण व विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन कब हो चुका है कि पिछले वाली जो तुम्हारी स्लाइड थी उसमें ये कवर हो चुका है। अपने क्या बचा लास्ट क्या बचा, थैंक यू बचा। उससे पहले देखो तुम्हारे जो खरपतवारों से संबंधित जो क्वेश्चन थे जो 2017 से लेके 2024 बोर्ड के अंदर जो पूछे गए, उन सभी के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पर करवा चुके हैं। अब आगे तुम्हारे को ये देखना है कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट्स लेना, नोट्स के अंदर क्या करना है, स्टार मार्क करना है, स्टार मार्क करके ये लिखना है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया, उसके सन लगाना आगे, ताकि तुम्हारे उसका पता रहे कि इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, सब तुम्हारे सिलेबस से रहेंगे और चैप्टर से रहेंगे। तो चैप्टर 4 तक हम सोल्यूशन कर सकें, कल लेके आएंगे तुम्हारे चैप्टर 5 का शुष्क कृषि का। उसके अंदर क्या 2017 से 2024 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज की क्लास को विराम देते हैं। आज हमने क्लास थी खरपतवार की, उसके अंदर 2017 से 24 तक के पूरे क्वेश्चन आगे क्या। हाँ, अब तुम्हारा कमेंट ये रहेगा, क्या रहेगा सर कि क्लास कैसे लगी तुम्हारे को, इसके बारे में और कुछ चीजें ऐड करनी हो, कोई और किसी चैप्टर को समझाना, तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। लक्ष्य क्लासेस चैनल में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।